हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया और सेकंड लेसन भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हमारा तीसरा लेसन है ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, लेसन नंबर 3 ओम्स लॉ। है तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी बंद डीसी परिपथ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, यानी कि किसी बंद डीसी परिपथ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो धारा आरोपित वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब वो कैसे होती है वो हम देखते हैं। देखो, हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, किसी बंद डीसी परिपथ में, किसी बंद डीसी परिपथ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो धारा आरोपित वोल्टेज के समानुपाती, आरोपित वोल्टेज के, या फिर हम लिख सकते हैं आई रोल बी। ठीक है, आरोपित वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि आई रोल 1/r होती है। ठीक है, यानी कि किसी बंद डीसी परिपथ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो धारा आरोपित वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखो, इसमें एक बात करें, किसी बंद डीसी परिपथ, देखो डीसी परिपथ क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी था उसमें बताया था कि परिपथ क्या होता है, बंद परिपथ क्या होता है। ठीक है, तो बंद परिपथ क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध है। ठीक है, ये हमारी बैटरी या सप्लाई है। ठीक है, डीसी सप्लाई, ये हमारी धारा हो गई, ये हमारा प्रतिरोध हो गया। ठीक है, यानी कि किसी बंद डीसी परिपथ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो धारा आरोपित वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे ये सर्किट है, ठीक है, अभी सर्किट में आप एक बात बताओ, अगर मैं वोल्टेज दूंगा नहीं तो धारा बह जाएगी। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज दे रहा हूं और उसको बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि अगर हम डीसी वोल्टेज को कम या अधिक करते हैं तो उसी के हिसाब से क्या होती है, हमारी धारा कम अधिक होती है। ठीक है,
तो इसीलिए क्या होता है, यानी कि धारा किस पे डिपेंड हो गई, आई रोल वी। यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा तो धारा भी घटेगी। यही चीज यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आई रोल वी, फिर आई समानुपाती वी भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कही है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इनकी आई समानुपाती 1/r। ठीक है, अब हम बात करें, आई समानुपाती v हो गया, आई समानुपाती 1/r हो गया। तो हम बात करें आई बराबर, ठीक है, या फिर इसको और देख लो, आई बराबर 1/r हो गया, आई बराबर v हो गया। ठीक है, तो हम बात करें तो आई बराबर क्या हो गया, अब देखो दोनों जगह धारा क्या हमारी कॉमन है, यानी कि प्रतिरोध तो व्युत्क्रमानुपाती है धारा के, और वोल्टेज क्या है, समानुपाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं V/R। ठीक है, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, I बराबर V/R। ठीक है, तो अब दूसरा देखो, अब जैसे वोल्टेज ज्ञात करना है हमें, तो वोल्टेज के लिए क्या लिखेंगे, V बराबर IR। ठीक है, V बराबर क्या हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बराबर में, तो ठीक है, और R बराबर ज्ञात करें, R बराबर V/I। ठीक है, तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हमारे सामने आए। अगर हम धारा ज्ञात करें तो I बराबर V/R हो गया, और वोल्टेज ज्ञात करें तो IR हो गया, और प्रतिरोध ज्ञात करें तो V/I हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी बात करें, इसके ऊपर सवाल देखते हैं, देखो। ठीक है, यानी कि ओम, ये धारा क्या है, वोल्टेज क्या है, प्रतिरोध क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं, इसके ऊपर हम सवाल कर देंगे। ठीक है, सवाल कैसे करते हैं, देखो पहला सवाल, एग्जांपल देखो, यदि किसी 20 ओम के प्रतिरोध में 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो आरोपित वोल्टेज का मान बताएं। ठीक है, यानी कि हमारा कोई बंद डीसी परिपथ है। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, यदि किसी 20 ओम के प्रतिरोध में, ठीक है, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस ये है, ये क्या है, 20 ओम का है, और उसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। अब देखो वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, V बराबर IR। ठीक है, तो अब हम लगा लेते हैं यहाँ पर V बराबर IR। ठीक है, तो I का मान कितना है यहाँ पर, 2.5 एम्पियर। ठीक है, और वोल्ट प्रतिरोध का मान कितना है, 20 ओम, तो V टोटल कितना हो गया, 50 ओम, 50 वोल्ट। देखो वोल्टेज पूछ रहा है, तो वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूनिट क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, यानी कि V का मान कितना हो गया हमारा, 50 वोल्ट। इस तरीके से वो क्या करता है, सवाल देता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखो, अब हमें जैसे वोल्टेज ज्ञात कर लिए, और अब हमें मान लो धारा ज्ञात करनी है या प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो हम दूसरा एग्जांपल देखो, यदि किसी स्रोत को 250 वोल्ट
250 वोल्ट से तथा 5 एम्पियर की सप्लाई से संयोजित करते हैं तो ये स्रोत की जगह आप जैसे कोई भी उपकरण ले लेना, ठीक है। स्रोत जैसे आप हीटर ले लो, हीटर लिख लो। यदि किसी हीटर को 250 वोल्ट से तथा 5 एम्पियर की सप्लाई से संयोजित करे तो अब प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो, यानी कि कोई हीटर है, उसको हमने क्या किया, 250 वोल्टेज सप्लाई से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और उसमें 5 एम्पियर की क्या दे दी, धारा, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है कि प्रतिरोध का मान कितना होगा, ठीक है। तो R बराबर क्या होता है हमारा, V अपॉन I, ठीक है। तो V का मान कितना है, 250, और I का मान कितना है, 5 एम्पियर, ठीक है। तो कितना आ गया, 50 ओम, यानी कि प्रतिरोध का मान कितना हो गया, 50 ओम। इस तरीके से वो दूसरा सवाल देता है, जैसे ये प्रतिरोध ज्ञात करवा लिया, ये क्या करवा लिया, वोल्टेज ज्ञात करवा लिया। अब देखो तीसरी चीज होती है हमारे पास, जैसे धारा ज्ञात करना। धारा पर कैसे सवाल आएगा वो हम देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा ज्ञात करने की। मान लो एग्जांपल नंबर 3, ऐसे मान लो कोई खिलौने की मोटर है, एक खिलौने की मोटर को 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है तथा संयोजित किया जाता है यदि मोटर का प्रतिरोध 2.5 ओम हो तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि कोई खिलौने की मोटर है, उसमें क्या दिया हमने, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दी, ठीक है। और उस मोटर का जो कॉइल का प्रतिरोध है, ठीक है, कॉइल का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 2.5 ओम, ठीक है। तो धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो आई बराबर क्या होता है, V अपॉन
आर। ये हमारा क्या है, धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो V का मान कितना है इसमें, वोल्टेज कितना, 12 वोल्ट। ठीक है, और R का मान कितना दे रखा है, 2.5। तो इसको सोल्व कर लो। बारह में ठीक है, तो हम 12 में जब 2.5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.08 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, हम इस तरीके से जो फॉर्म या सवाल आते हैं उनमें ऐसे धारा का मान ज्ञात कर दिया। अब देखो हमने वोल्टेज भी ज्ञात कर लिया, धारा भी ज्ञात कर लिया और प्रतिरोध भी ज्ञात कर लिया। इस ओम के नियम से सिर्फ ये 3 सवाल ही बढ़ते हैं। वो सिर्फ आपको जो डिजिट है वो क्या कर सकता है, बदल बदल के दे सकता है, बाकी सवालों को ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हम। अब देखो आगे देखते हम करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल यानी कि धारा बंटवारा नियम। धारा बंटवारा नियम। ठीक है, अब देखो हम जैसे कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें धारा का मान ज्ञात करना या वोल्टेज का मान ज्ञात करना बहुत कठिन होता है। उन सवालों को सोल्व करने के लिए, शॉर्ट तरीके से सोल्व करने के लिए हमने यानी कि एक करंट डिवीजन रूल बनाया। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करता है, देखो जो करंट डिवीजन रूल है वो काम करता है, यह है समांतर परिपथ में, समांतर परिपथ में लागू होता है, लागू होता है। ठीक है, यानी कि जब भी हम करंट का मान ज्ञात करेंगे, जब भी हम करंट का मान ज्ञात करेंगे तो करंट का मान ज्ञात करेंगे तो वो सिर्फ समांतर क्रम में ही लागू होगा। यह नियम तब अप्लाई होगा जब प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में जुड़े हों। ठीक है, यानी कि यह नियम तब अप्लाई होगा जब हमारे जो प्रतिरोध हो क्या हो, समांतर क्रम में जुड़े हो। अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे हमारा क्या है, सर्किट है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये हमारी धारा हो गई, ये टोटल धारा आई मान। ठीक है, ये I1 हो गया, ये R1 हो गया, ये I2 हो गया और ये R2 होगा। अब जैसे मानो हमें I1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब हम I1 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, I1 बराबर टोटल I गुणा R2, ये वाला प्रतिरोध लेना है और दोनों का टोटल करना है, R1 प्लस
R2। ठीक है, यानी कि जब भी हम I1 का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, I1 का मान ज्ञात करेंगे तो टोटल I लेंगे गुणा R2 जो सेकंड वाला प्रतिरोध है, उसमें दोनों प्रतिरोधों के योग का भाग देना है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, करंट का मान आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो I2 का मान ज्ञात करना है, तो I2 बराबर टोटल I गुणा R1 बटे R1 प्लस R2 एम्पियर। ठीक है, जब हम टोटल I का मान यानी कि I2 ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इस यानी कि फर्स्ट वाले टोटल प्रतिरोध में दोनों प्रतिरोधों का भाग देंगे और टोटल I से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा I2 का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें सवाल कैसे आता है, ये देखो एग्जांपल देखो। जैसे मान लो ये हमारा सर्किट है, जैसे ये प्रतिरोध हो गया, ये मान लो 5 ओम का है। ठीक है, और ये 10 ओम का। I1 ज्ञात करना है हमें और I2। टोटल आई हमारी जैसे 10 एम्पियर है मान लो आप, यानी कि कितनी है, 10 एम्पियर। अब देखो हमें I1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, I1 का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यानी कि I1 बराबर टोटल I, ये जो टोटल I है, ठीक है, इसको हम I से डिनोट करते हैं, ये R2 और ये R1। अब देखो I गुणा R2, अब R2 का मान R2 बटे R1 प्लस R2। अब टोटल आई हमारे पास कितनी है, 10 एम्पियर, गुणा R2 का मान कितना है, 10 ओम, और टोटल R1 R2 कितना है, 5 प्लस 10। ठीक है, तो 10 गुणा 10 बटे 15। अब देखो इसको काट लो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 20 में 6 का भाग दे लो तो 6.66 एम्पियर। ठीक है, यानी कि हमें I1 का मान ज्ञात करना है तो ऐसे फॉर्मूला सेट करके ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखो वैसे सोल्व करते तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती। ठीक है, अब हमने डायरेक्ट क्या कर लिया, सोल्व कर दिया। ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे I2 का मान ज्ञात करते हैं हम, अब देखो I2 बराबर क्या हो गया, I2 बराबर टोटल I गुणा R1 बटे R1 प्लस R2। अब देखो टोटल I कितनी है हमारे पास, 10 एम्पियर। ठीक है, R1 का मान 5 वोल्ट 5 ओम सॉरी। ठीक है, और 5 प्लस 10, तो 10 गुणा 5 बटे 15, 5 3 15, 10 में 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 3.33। ठीक है, क्या आ गया, एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, I2 का मान ज्ञात कर लेंगे। आगे समझ में, उतार दो इसको। देखो दूसरा नियम होता है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, यानी कि ये तो करंट ज्ञात करने का नियम था, दूसरा होता है हमारा वोल्टेज ज्ञात करने का नियम, वोल्टेज डिवीजन
रूल, ठीक है, वोल्टेज बंटवारा नियम, वोल्टेज बंटवारा नियम। अब देखो करंट डिवीजन रूल में क्या हो रहा था, उसमें तो हम जैसे कोई भी रेजिस्टेंस अगर समांतर क्रम में लगे हैं, ठीक है, तो वहां पर वो धारा ज्ञात करते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होता है, जब हम यानी कि जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में कैसे, यानी कि हम कह सकते हैं यह नियम तब अप्लाई होगा, अप्लाई होगा जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, ठीक है। यानी कि ये नियम कब अप्लाई होगा, जब हमारे प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में जुड़े हो, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये R1 और ये R2, ठीक है। अब देखो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, वोल्टेज, तो ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। अब देखो हमें जैसे V1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है, V1 का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, V1 बराबर V गुणा R1 बटे R1 प्लस R2 वोल्टेज, ठीक है। यानी कि हम देखो जो धारा बंटवारा नियम था उसमें तो जब I1 का मान ज्ञात कर रहे थे तो रेजिस्टेंस दूसरा ले रहे थे, और इसमें जब हम वोल्टेज का मान ज्ञात कर रहे हैं तो प्रतिरोध फर्स्ट वाला ही ले रहे हैं, ठीक है, उसी में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे V2 का मान ज्ञात करना है, V2 बराबर V गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक है, वोल्टेज दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो इधर देख लो, अगर नहीं दिख रहा है तो यानी हम कह सकते हैं V2 का मान ज्ञात करते हो, V2 बराबर V गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक है, ये इधर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। यानी कि V1 का मान ज्ञात करेंगे तो ऐसे करेंगे और V2 का मान ज्ञात करेंगे तो ऐसे करेंगे। अब देखो इस पे सवाल कैसे आता है, एग्जाम्पल देखो, ठीक है। जैसे हमें देखो इधर यानी कि वोल्टेज ये है, ठीक है, टोटल वोल्टेज, ठीक है, यानी कि मैं ज्ञात करना है V1 और V2 का मान, तो हमें यहाँ पर टोटल वोल्टेज मिलेगा। मान लो जैसे 100 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है, और टोटल I का मान यानी कि V1 R1 का मान मानो 20 ओम है और R2 का 10 ओम मान लो, ठीक है। यानी कि R1 का मान ज्ञात, R1 का मान तो 20 ओम है और R2 का 10 ओम, ठीक है। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो V1 का मान ज्ञात करते हैं, V1 बराबर, अब देखो I क्या, टोटल वोल्टेज कितना हमारा 100, ठीक है, टोटल वोल्टेज कितना है 100 और गुणा R1 का मान कितना है हमारा 20, ठीक है, और टोटल प्रतिरोध R1 और R2 का मान कितना है 30 है, ठीक है। अब देखो यानी कि 20 प्लस
10, तो हम कह सकते हैं 100 गुणा 20/30। ठीक है, तो अब देखो 200 में 30 का भाग देंगे तो एक जीरो से ये जीरो कट गई, यानी कि 200 में 3 का भाग देना हमें। ठीक है, तो 200 में 3 का भाग देंगे तो देख 6.66 वोल्ट। ठीक है, ये आएगा, यानी कि 60.66 आएगा। 60.66 वोल्ट। ठीक है, अब देखो V2 का मान ज्ञात करना है। जैसे हम V2 बराबर, अब देखो टोटल वोल्टेज कितना है, V2 का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, V2 बराबर V गुणा R2 बटा R1 प्लस R2। अब टोटल वोल्टेज कितना हमारा 100 गुणा, ठीक है, R2 का मान कितना है 10 ओम और टोटल कितना है 30। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 100 में 3 3 या 9, 66.66 33.33 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर तो 66.66 आएगा और यहाँ पर 33.33 वोल्ट आएगा। ठीक है, वो गलत लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, धारा और वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई दो प्रतिरोध लगे हैं समान, ठीक है, और या फिर दो प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना हो या फिर वोल्टेज का मान ज्ञात करना। वोल्टेज का मान श्रेणी क्रम में लागू होगा और धारा का मान समांतर क्रम में लागू होगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट सवाल सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इससे आगे चलते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा तुल्य पावर ज्ञात करना। ठीक है, तुल्य पावर का मतलब ये मानो जैसे हमें कोई बल्ब लगा रखे हैं और उसका टोटल तुल्य पावर ज्ञात करें तो कैसे करें। जैसे दो बल्ब है, मान लो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, दो बल्ब है। ठीक है, और ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। अब देखो यहाँ पर P इक्विवेलेंट ज्ञात करना है हमें, तुल्य पावर। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसको सरल करने का एक ऐसे मानो, इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे P इक्विवेलेंट ज्ञात करना है हमें। ठीक है, P इक्विवेलेंट ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें भी देखो कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे मान लो यहाँ पर 50 वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ पर भी 50 वोल्ट है और यहाँ पर भी 50 वोल्ट है। ठीक है, यानी कि तीनों जगह अगर समान वोल्टेज हो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है P इक्विवेलेंट बराबर P1 P2 बटा P1 प्लस P2। ठीक है, यानी कि तीनों जगह क्या होना चाहिए, वोल्टेज समान होनी चाहिए। अगर ये हमारा हो गया केस फर्स्ट। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है, जैसे मान लो केस सेकंड, केस सेकंड, जैसे ये रेड बल्ब है। ठीक है, P इक्विवेलेंट यानी कि जैसे यहाँ पर 50 वोल्ट है और यहाँ पर भी 50 वोल्ट है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर क्या हो, सप्लाई 100 वोल्ट हो, यानी कि 2 PV हो। यानी कि दूसरा केस हमारा ये होता है, अगर इन दोनों वोल्टेज का टोटल योग हो तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो ज्यादा सोचने की बात कुछ भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट हो जाता है P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, यानी कि जो दोनों बल्ब है, ठीक है, उनका टोटल योग जोड़ देना है। ठीक है, आगे समझ में। अब तीसरा केस क्या होता हमारा, ठीक है, हम बात करते हैं तीसरे केस की। तो तीसरा केस होता है जैसे हमारे पैरेलल में दोनों बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे मानो जैसे ये बल्ब है, ये भी पैरेलल में लगा हुआ है और ये भी पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमने क्या दी, सप्लाई दी। ठीक है, केस थर्ड, इनकी तीसरी कंडीशन हमारी ये होती है, जैसे दो लैंप है और क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, P1 और P2। तो जैसे मान लो ये P1 है और ये P2 है और हमें P इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। ठीक है, P इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। तो अब हम ऐसे सवाल में क्या करेंगे, इसमें भी जैसे P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, यानी कि अगर दोनों लैंप सीरीज क्रम में जुड़े हो, ठीक है, दो लैंप, यानी कि पहली कंडीशन तो ये हो गई कि तीनों जगह समान वोल्टेज हो। दूसरी कंडीशन हो गई जो वोल्टेज है दोनों का योग हो। तीसरी कंडीशन हो गई अगर हमारे दोनों लैंप समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसका जो P इक्विवेलेंट हो कैसे ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो हम पहले कंडीशन पर चलते हैं। ठीक है, पहले कंडीशन का सवाल लेते हैं। जैसे मान लो वोल्टेज तीनों जगह क्या है, समान है। ठीक है, क्या है, समान है। ये 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, और ये 200 वाट का बल्ब है। ठीक है, ये हमारा केस फर्स्ट है। ठीक है, यानी कि एक बल्ब 100 वाट का और एक 200 वाट का। तब हमने क्या बताया था कि P इक्विवेलेंट बराबर P1 P2 बटा P1 प्लस P2। ठीक है, यही तो बताया। अब देखो इसमें P1 P2 का मान रखो, P1 100 और P2 200 बटा 100 प्लस 200। ठीक है, तो क्या होगा, 100 यानी कि 100 गुणा 200 बटा 300। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना होगा, 200 में 3 का भाग देना है, क्या आएगा, 66.66 P इक्विवेलेंट। ठीक है, तीन छिक्के 18 फिर 6। ठीक है, 66.66 वोल्ट भी बोल सकते हैं इसको, 66.66 वोल्ट या जैसे वाट हो गया। P इक्विवेलेंट बराबर, ठीक है, दिखाई दे रहा है नीचे। यानी कि हम भाग देंगे तो 66.66 वाट। ठीक है, अब देखो दूसरा केस हमारा क्या था, यानी कि दूसरे केस की बात करें हमें तो क्या हो गया, जैसे ये लैंप है। ठीक है, यहाँ पर 200 वोल्ट है, 100 वोल्ट बनाओ, 100 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर 50 वोल्ट और
50 वोल्ट, और ये 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, और ये 200 वाट का, ठीक है। तो टोटल पी इक्विवेलेंट कितना आएगा, पी इक्विवेलेंट बराबर क्या था हमारा, P1 प्लस P2, ठीक है। ये तो था, बट पी इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2। तो P1 का मान कितना हमारा, पहले लैंप का मान कितना है 100 वाट, ठीक है, और दूसरे का कितना है 200 वाट, सॉरी, ठीक है। तो टोटल कितना वाट हो गया, 300 वाट। ऐसे हम डायरेक्ट ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन तभी होगी जब दो, यानी कि इन दोनों का टोटल योग यहाँ पर होगा वोल्टेज का। अगर सेम है तो इस तरीके से करेंगे, और अगर दोनों का टोटल योग यानी कि 2PV है, यानी कि दोनों का वोल्टेज इक्विवेलेंट है, ठीक है, डबल है वोल्टेज यहाँ पर, दोनों का योग है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे। और तीसरा केस क्या था हमारा, जैसे तीसरा केस था समांतर में लैंप जुड़े हो तो, ठीक है। तो देखो, यानी कि हमारी लैंप क्या है, समांतर में जुड़े है, ठीक है। मान लो ये 100 वाट, ये 200 वाट का मानो आप, ये 200 वाट और ये 100 वाट, ठीक है। भाई लैंप 100 वाट का होता है, 200 वाट का होता है, ठीक है। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, P इक्विवेलेंट बराबर 200 प्लस 100 कितना हो गया, 300 वाट, ठीक है। ये हमारा तीसरा केस होता है जब हमारे लैंप समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, हमें डायरेक्ट पी इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करें, इस तरीके से हम तीसरे केस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ गए समझ में। अब देखो अगली बात करते हैं हम, देखो एक कंडीशन और होती है हमारे पास, क्या होती है, जैसे हमें बल्ब की चमक ज्ञात करना हो, यानी कि कौन सा बल्ब ज्यादा प्रकाश देगा, ठीक है, और किस क्रम में देगा, आ रहा है समझ में। यानी कि कोई जैसे दो लैंप हमने क्या किया सीरीज में लगा दिए और अलग अलग वाट के हैं, तो अब हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा लैंप ज्यादा चलेगा या कम जलेगा, ठीक है। तो वो कैसे ज्ञात करते हो हम जानते हैं, ठीक है। बल्ब की चमक ज्ञात करना, चमक ज्ञात करना, ठीक है। अब इसमें पहला केस क्या होता है, जैसे हमारे लैंप श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, भाई दो तो क्रम होते हैं, तो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, ठीक है। जैसे हमारे ये दोनों लैंप क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, यानी कि इसकी विशेषता क्या होती है वो देखते हैं। पहले देखो जो श्रेणी क्रम बल्ब होते हैं, इनमें जो धारा होती है, यानी कि धारा समान होती है, धारा समान होती है, यानी कि श्रेणी क्रम में अगर लैंप जले हैं तो उनमें धारा का मान क्या होता है, समान होता है। दूसरी विशेषता क्या होती है, श्रेणी क्रम में ज्यादा प्रतिरोध वो ज्यादा चमक देगा, ठीक है। यानी कि श्रेणी क्रम में जिस लैंप का प्रतिरोध ज्यादा होगा वो ज्यादा चमक देगा। अब तीसरा केस क्या होता है, कम रेटिंग वाले
बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि हम तीसरी बात करें कि हमें पता कैसे चले कि कौन सा प्रतिरोध, ठीक है, कौन सा बल्ब ज्यादा प्रतिरोध का है। क्योंकि माप के तो बैठे नहीं वहां पर भाई, हमारा सर्किट कंप्लीट है, अब हम प्रतिरोध थोड़ी मापने बैठेंगे। तो अब हमें पता कैसे चले कि किस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा है। ठीक है, यानी कि जो हमारा लैंप, जैसे मान लो ये 100 वाट का है और ये 200 वाट का है, तो जो 100 वाट यानी कि जिसकी रेटिंग कम, जिस बल्ब की रेटिंग कम है उस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि जिस बल्ब की रेटिंग कम होती है, जिसका मान कम होता है, जैसे 100 वाट का है तो 100 वाट के बल्ब में प्रतिरोध का मान ज्यादा है और 200 वाट के में कम है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में कम रेटिंग वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा, चमक देगा। ठीक है, यानी कि हमें सीरीज को लगाते या लैंप जल रहा है तो हमें पता चल जाएगा जिस बल्ब की रेटिंग कम है वो ज्यादा प्रकाश देगा और जिस बल्ब की रेटिंग यानी कि ज्यादा है वो कम प्रकाश देगा। ठीक है, अब देखो दूसरा केस होता है हमारा समांतर क्रम। समांतर क्रम, ठीक है, क्या होता है, जैसे हमारे बल्ब है जो समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो उसमें कौन सा बल्ब ज्यादा चमक देगा और कौन सा कम देगा। ठीक है, तो इसमें देखो समांतर क्रम में ज्यादा रेटिंग वाला बल्ब ज्यादा चमक देगा। कम रेटिंग वाला कम चमकेगा। इस क्रम में वोल्टेज समान होता है, इस क्रम में धारा भिन्न भिन्न होती है, ऐसे। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे समांतर क्रम में कोई लैंप जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें ज्यादा रेटिंग वाला बल्ब यानी कि 200 वाट का बल्ब वो ज्यादा चमकेगा और जो कम वाट का बल्ब है वो कम जलेगा। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं KCL KVL की तरफ। ठीक है, यानी कि हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। ठीक है, क्या है, किरचॉफ के नियम। देखो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम बनाए थे।
ठीक है, क्या बनाए थे? दो नियम। पहला है KCL, दूसरा है KVL। अब देखो पहले क्या होता है? KCL और दूसरा क्या है? KVL। इसको हिंदी में बोलते हैं किरचॉफ करंट नियम। ठीक है, दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज नियम। देखो इन यानी कि किरचॉफ के नियम की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी? देखो हमारे जो कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे उपकरण लगा देते हैं, जैसे बहुत सारी बैटरी लगा दी, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा दिए, यानी कि प्रतिरोध लगा दिया, फिर हम कह सकते हैं जैसे लैंप लगा दिए। उन सवालों में यानी कि धारा का मान कैसे ज्ञात करें, तो उनको सोल्व करने के लिए किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दो नियम बनाए, KCL और KVL। देखो इस नियमों को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे उसमें ब्रांच क्या होता है, नोड क्या होता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी सर्किट होते हैं, तो उनको किन नामों से जानते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो पहली बात करते हैं हम, यानी कि पहला हमारा नोड। नोड किसे कहते हैं? नोड, देखो नोड का मतलब होता है बिंदु। ठीक है, देखो जब दो एलिमेंट जब दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट जुड़ते हो उसे नोड कहते हैं। ठीक है, देखो कैसे, जैसे हमारा एक रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, और हमने इसमें एक जैसे बैटरी लगा दी। ठीक है, तो ये क्या होगी? दो नोड, दो एलिमेंट है, एक तो रेजिस्टेंस और एक बैटरी। अब इन दोनों को जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? नोड होता है। ठीक है, क्या होता है? नोड होता है। दूसरी बात यानी कि इसको हम कह सकते हैं नोड। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है नोड होता है। ठीक है, दूसरा हम जैसे और भी सारे एलिमेंट है, जैसे एक तो हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, एक हमने बैटरी लगा दी, और एक हमने जैसे धारा का लगा दिया, धारा बह रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये भी क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा। ठीक है, देखो नोड में फिक्स है ये, इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें धारा का बंटवारा हो। इसमें दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, तीन एलिमेंट भी हो सकते हैं, इसमें ये जरूरी नहीं। आगे लिख लो, यह नोड बनाने का मतलब यह नहीं है कि धारा का बंटवारा हो। ठीक है, यानी कि इसमें ये जरूरी नहीं कि धारा का बंटवारा हो। यानी कि हम बात करें, इसका मतलब ये होता है कि नोड पर धारा का बंटवारा हो भी सकता है
सकता है या नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह है कि नोड पर धारा का बंटवारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम कैसे बात है, जैसे मान लो ये 3 पॉइंट लगाया मैंने, जैसे एक ये रेजिस्टेंस हो गया और एक ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये मैंने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। अभी यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इसमें धारा का बंटवारा हो या नहीं हो भी सकता है और नहीं। जैसे हमने 3 पॉइंट लगाए तो यहाँ पर धारा का बंटवारा होगा, लेकिन जैसे 2 पॉइंट लगाए तो यहाँ पर धारा का बंटवारा नहीं होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें धारा का बंटवारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देखो अब इससे आगे कल बात करेंगे। ठीक है।